Hello, good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11, first unit, that is physical world and measurement. In last lecture, we discussed about the dimensional formula of some derived quantities. हमने कुछ ड्राइव क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला हमने कुछ कैलकुलेट किया था. आज हम बात करेंगे कुछ अनदर क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला एंड ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला. डायमेंशंस का क्या एप्लीकेशन है, यूजेस क्या है, वो हमें डिस्कस करना है. तो पहले हम कुछ क्वांटिटीज़ की बात करते हैं. जैसे आपको याद होगा जो लेंथ है, लेंथ एक आपका फंडामेंटल क्वांटिटी था, मास फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है. राइट नाउ हम तीन की ही बात कर रहे हैं कि आपके पास लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास फंडामेंटल है और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है. वैसे कितने होते हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसमें 2 सप्लीमेंट्री है जिसमें आपका प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. सो व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ. लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? कैपिटल एल से. आपको बताया गया था कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल ब्रैकेट में. मास का डायमेंशनल फार्मूला हमने क्या लिखा था बेटा? कैपिटल एम. और बेटा टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखा था हमने? कैपिटल टी. लेंथ का कैपिटल एल है, मास का कैपिटल एम है और टाइम का क्या है बेटा? कैपिटल टी. तो ये फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उनका डायमेंशनल फार्मूला. अब सपोज कीजिए बेटा आपको एरिया का डायमेंशनल फार्मूला निकालना. देखो एक चीज़ याद रखना हमेशा, डायमेंशनल फार्मूले निकालने के लिए आपको कभी क्रैमिंग नहीं करनी है कि आपने एक टेबल लिखी होगी बड़ी सारी, उस टेबल को आप डेली याद करते हो. नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना है. वो जस्ट लिखने के लिए लिखी हुई बड़ी अच्छी लगती है. उसके लिए क्या करना है, किसी भी क्वांटिटी का जब भी आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो उसका ना कोई भी एक वैलिड फार्मूला पता होना चाहिए. किसी भी एक वैलिड फार्मूले से उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. आपको हमेशा यही मेथड यूज़ करना है. पॉइंट क्लियर है? कभी भी क्रैमिंग नहीं करनी है. किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले को क्रैम नहीं करना है. ठीक है, जो रूटीन में पढ़ते आपको वो याद हो जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है. लेकिन कभी भी आपको क्रैमिंग नहीं करनी है. जैसे मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल मैंने कहा एरिया. ठीक है बेटा, मेरे को एरिया का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है बेटा. तो एरिया की बात करूँ तो क्या होता है? एल इंटू बी होता है, सब ने पढ़ा है. एल यहाँ पे लेंथ है और बी क्या है यहाँ पे बेटा? ब्रेथ. यही होता है. एरिया इज इक्वल टू होता है एल इंटू बी. वट इज एल? एल इज द लेंथ. वट इज बी? बी इज द ब्रेथ. है दोनों डिस्टेंस. ठीक है, लेंथ डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बेटा? कैपिटल एल. बी ब्रेथ है तो डिस्टेंस, तो इसका भी क्या हो गया बेटा? कैपिटल एल. कैपिटल एल लेंथ, कैपिटल एल ब्रेथ का. सो डायमेंशनल फार्मूला आ गया यहाँ से एल की पावर 2. तो क्या एरिया का हमें फार्मूला पता है? तो एरिया का जब हमें फार्मूला पता है तो हमने आसानी से उसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया. पॉइंट क्लियर है? ऐसे ही अनदर क्वांटिटी की बात करें, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? वॉल्यूम है. क्या है आपके पास? वॉल्यूम. वॉल्यूम के आगे डायमेंशनल फार्मूले की बात करूं तो मैं वॉल्यूम का फार्मूला लगाऊंगा. वॉल्यूम का फार्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच. लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है बेटा. सो लेंथ क्या होगा? कैपिटल एल. ब्रेथ है तो डिस्टेंस ही, कैपिटल एल. हाइट है तो डिस्टेंस ही, कैपिटल एल. तो इसका मतलब क्या आ गया? वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला आ गया एल की पावर 3. तो सोच समझ के बताइए, जब वॉल्यूम का आपको फार्मूला पता है तो क्या इजीली उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं? बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं. इस तरह किसी भी क्वांटिटी का कभी भी आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो उसका एक वैलिड फार्मूला यूज़ करना है. पॉइंट क्लियर है? और मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ. स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होता है दोनों का. स्पीड होता है v इज इक्वल टू एक्स बाई टी. आपने पढ़ा हुआ है पहले भी. x यहाँ पे डिस्टेंस है और t क्या है? टाइम. तो v इज इक्वल टू होता है x बाई टी. x का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बेटा? कैपिटल एल.
और टाइम का क्या होता है कैपिटल टी। ध्यान रखना ये टी नीचे है, तो टी ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सो एल और टी की पावर -1। तो ये किसका आ गया, स्पीड और वेलोसिटी, दोनों का ध्यान रखना सेम ही होता है। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया बेटा, एल टी -1। तो क्या हमें स्पीड का फॉर्मूला पता था, बिल्कुल पता था, तो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया उसका, एल टी -1 स्पीड और वेलोसिटी। ऐसे में आपसे एक्सेलरेशन का पूछूं बेटा, किसका पूछूं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का बताइए क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है वी बाई टी। बेटा ध्यान रख लो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम, ये ध्यान रखना, ये दोनों वेक्टर ही होते हैं। तो वो जस्ट मैं लगा नहीं रहा, लगाना चाहो आप लगा सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे वेक्टर स्केलर क्या होता है। तो वेलोसिटी का क्या पढ़ाया था अभी, एल टी -1, और टाइम का क्या होता है कैपिटल टी। तो टी ऊपर जाएगा तो -1, और जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड। तो कितना आ गया बेटा आंसर, एल टी -2। कितना आ गया आंसर बेटा, एल टी -2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एल टी -2। ऐसे अगर मैं फोर्स का निकालना चाहूँ तो फोर्स का कोई भी फॉर्मूला लगाना है, तो F इजिकल टू आपको पता क्या होता है, एम ए, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग F इजिकल टू एम ए। एम क्या है, मास, तो मास का क्या होता है बेटा कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन का अभी सिखाया आपको एल टी -2। तो आंसर कितना आ गया, एम एल टी -2। सो इस तरह से आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। पॉइंट क्लियर है, क्रैमिंग नहीं करना है, जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कुछ हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। एक है आपका डायमेंशनल वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब समझते हो, जो कि चेंज होगा। वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होगा। और डायमेंशनल वेरिएबल, वेरिएबल को बेसिकली एक डायमेंशनल वेरिएबल कहा गया। डायमेंशनल वेरिएबल क्या होगा, जो वेरिएबल तो है लेकिन उसका कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, जैसे लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, पावर हो गया, ये वेरिएबल है, चेंज होते हैं और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो उनको क्या कहा गया है, डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है, दोज क्वांटिटी दैट हैव सम डायमेंशनल बट कांस्टेंट इन नेचर। नेचर के अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उनका कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, उसको डायमेंशनल कांस्टेंट कहा गया। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, किसके अंदर आ गया, डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल होगा लेकिन कांस्टेंट होगी वो। यहाँ पे डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल होगा लेकिन वेरिएबल होगा, यहाँ डायमेंशनल होगा बट वो कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट है डायमेंशनल लेस वेरिएबल। बेसिकली वेरिएबल ना हमने दो उसमें कर दिया, एक वो जिसका डायमेंशनल होगा और एक जिसका डायमेंशनल नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है। दोज क्वांटिटी दैट डज नॉट हैव डायमेंशनल बट वेरिएबल इन नेचर। सिंपल सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है, जिसका क्या वेरिएबल तो होगी वो, लेकिन कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। क्या होगा, वो वेरिएबल होगा बट उसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। जैसे रिलेटिव डेंसिटी हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्ट्रेन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया, ये किसके अंदर आते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल। वेरिएबल होंगे लेकिन कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। कांस्टेंट जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, जैसे हम रियल नंबर वगैरह पढ़ते हैं 1 2 3 4, ये क्या है आपके कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशनल लेस है। पॉइंट क्लियर है। तो ये चारों टर्म आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। फर्स्ट एप्लीकेशन में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, दूसरे सिस्टम में। तीन यूजेस, तीन एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू द अनदर। आपको पता है क्वांटिटी क्या पढ़ाया था, Q इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था बेटा, N इंटू यू। यू क्या था, उसका यूनिट था, और N क्या था, मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू उसकी। यही था। कोई भी क्वांटिटी को किस तरह से लिखते हैं हम, Q इज इक्वल टू बेटा N U,
U क्या था उसका यूनिट बताता है, और N क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है कि वैल्यू कितनी है। जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, 10 क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, और मीटर पर सेकेंड क्या हो गया उसका मीटर पर सेकेंड क्या हो गया बेटा उसका यूनिट हो गया। पॉइंट क्लियर है। तो दो सिस्टम होंगे, एक आपका फर्स्ट सिस्टम होगा, दूसरा आपका सेकंड सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे क्वांटिटी N1 U1, N1 का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, U1 का मतलब यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम। अब क्वांटिटी तो सेम है, जैसे फोर्स है SI में हो चाहे CGS में है तो फोर्स ही ना, ऐसे ही क्या होगा N2U2, तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि क्वांटिटी वहाँ पे क्या है दोनों सेम है। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्वांटिटी सेम है इसलिए इक्वल लिखा जाएगा। सो N1U1 इज इक्वल टू N2U2। पॉइंट क्लियर है। हमें सेकेंड सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमें N2 चाहिए। क्या चाहिए हमें N2। तो याद ध्यान से देखिए N1U1 इज इक्वल टू है बेटा N2U2। तो N2 हमें निकालना है सेकंड सिस्टम में, ये फर्स्ट सिस्टम है, इस फर्स्ट सिस्टम को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो हमें N2 चाहिए, तो इसे U2 को क्या करना पड़ेगा बेटा नीचे करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है। सो N2 कितना हो जाएगा बताओ N1U1 बाई U2। पॉइंट क्लियर है। जैसे ये लिखा गया N2 इज इक्वल टू N1U1 बाई U2, बट यूनिट इन फॉर्म ऑफ ML और T। जो यूनिट लिखेंगे हम बेटा वो ML और T की टर्म में लिखेंगे। सो N2 इज इक्वल टू N1, N2 इज इक्वल टू N1, N1 जो भी वैल्यू होगी, U1 का मतलब फर्स्ट सिस्टम में यूनिट और U2 का मतलब सेकंड सिस्टम में यूनिट, ऐसा ही तो है। U1 का मतलब क्या है यूनिट्स इन फर्स्ट सिस्टम, U2 का मतलब क्या है यूनिट इन सेकंड सिस्टम। तो हमने क्या लिखा है इसका M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। M L और T की पावर A B C। फर्स्ट सिस्टम है तो बेस में 1 लगा दिया, M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। सेकेंड सिस्टम होगा तो क्या लिखेंगे बेटा M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। तो देखो ऊपर M1 की पावर A है, नीचे M2 की पावर है, तो मैंने इसको कंबाइन करके लिख दिया M1 बाई M2 की पावर A। ऐसे लेंथ वाला टर्म है L1 बाई L2 की पावर B, और टाइम वाला टर्म है T1 बाई T2 की पावर C। पॉइंट क्लियर है। कन्वर्ट MLT अकॉर्डिंग टू M2 L2 T2। तो अब ये वैल्यू हम रख देंगे कि फर्स्ट सिस्टम में M1 कितना है, L1 कितना है, T1। अब हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी ABC की भी तो ज़रूरत पड़ेगी बेटा। ABC हम क्या कहाँ से निकालेंगे, उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, तो M की पावर 1 है, L की 1 है और T की पावर माइनस 2 है, तो A की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, B की वैल्यू 1 हो गई, C की वैल्यू माइनस 2 हो गई। तो ABC हमें कहाँ से निकालना है बेटा, ABC कहाँ से निकालेंगे जल्दी बोलो। सो हम ABC की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, उस क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले से। एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डायन। न्यूटन बेसिकल यूनिट है किसका फोर्स का, तो यहाँ बात किसकी हो रही है बेटा फोर्स की। एक पहली चीज़ पॉइंट क्लियर होना चाहिए। दूसरा न्यूटन जो है ना बेटा, जो न्यूटन है आपका, जो बेटा न्यूटन है ना वो उसका SI यूनिट है, ठीक है। और जो ये डायन दिख रहा है ना आपको, ये इसका CGS यूनिट है। पॉइंट क्लियर है। न्यूटन कौन सा यूनिट है बेटा SI यूनिट है, और जो आपका डायन है वो क्या है उसका CGS यूनिट है। पॉइंट क्लियर है। तो आपको 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डायन में, मतलब सिंपल सी एक बात है, एक SI सिस्टम है उसको कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। पॉइंट क्लियर है। तो वहीं लिखेंगे हम क्या N1U1 इज इक्वल टू N2U2। पॉइंट क्लियर है। N1 मतलब कितना है 1 गिवन है ना, 1 न्यूटन तो 1 गिवन है, और हमें निकालना क्या बेटा N2। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो सच जल्दी से N1U1 बाई U2, इस U2 को क्या भेज देंगे नीचे। पॉइंट क्लियर है। सो N2 की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी
N2 इज इक्वल टू हो गया N1 U1 बाई U2। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला पता है आपको, फोर्स का क्या होता है, MLT-2। मैंने पहले ही बताया था कि ABC की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो MLT-2, तो A कितना 1 बेटा, B कितना 1, C कितना -2। तो रख दिए यहाँ पे N2 इजकल टू N1, M1 बाई M2 की पावर A, T1 बाई L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। M1 मतलब मास इन फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट कौन सा था, SI। मास कितना होता है बेटा 1 kg। लेंथ कितनी होती है SI में 1 मीटर। टाइम कितना होता है बेटा 1 सेकेंड। M2 मतलब सेकेंड सिस्टम में मास। दूसरा कौन सा CGS में मास कितना होता है बेटा 1 ग्राम। डिस्टेंस कितना होता है 1 सेकेंड और टाइम कितना होता है 1 सेकेंड। तो M1 M2 L1 L2 T1 T2 की वैल्यू रख दी। पॉइंट क्लियर है। और ऊपर ABC की वैल्यू, ABC हमने पता निकल पहले ही कर लिया था, A1 है B1 है और C -2 है, तो यहाँ पे रख दिया। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं बेटा, सबको पता है 1000। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और एक ये सेकंड भी है, सेकंड से सेकंड कैंसिल, सेंटीमीटर सेकंड, ग्राम से ग्राम। तो ये हो गया 10⁻3। 1000 है ना, और ये 100 है तो 10⁻2 और ये 1, तो यहाँ पे आ गया 10 की पावर, ये कितना हो गया टोटल 5। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻5 डायन होता है। पॉइंट क्लियर है बेटा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से देख लीजिए, किसी को डाउट अगर आ रहा है तो कुछ भी। मैंने लिखा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, आपको N2 निकालना है, तो ये हो गया N1 U1 बाई U2। N1 गिनवन है कितना 1 न्यूटन है, इसकी बात हो गई। U1 यूनिट फर्स्ट सिस्टम में, U2 यूनिट इन सेकेंड। फर्स्ट में क्या लिखा था, L1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। सेकेंड में क्या लिखा था, M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। इस इक्वेशन में ABC आपको निकालना बताया था। उस फोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है MLT-2, स्टार्टिंग में समझाया था। तो A1 है, B1 है और C कितना है -2। M1 मतलब मास इन फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट कौन सा था SI में मास कितना होता है 1 kg, लेंथ 1 मीटर होती है, टाइम 1 सेकेंड होता है। CGS में मास 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। 1 kg 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। सोल्व कर लिया। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁻5 डायन। ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन था। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा।